गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश डॉट कॉम के गुरुकुल सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शिवानी है और मैं आज के इवेंट की मॉडरेटर हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल इस सेशन को सुन सकते हैं। सेशन के दौरान आप अपने सवाल टाइप करके पूछ सकते हैं। सेशन के बाद हम एक एक करके आपके सवालों के उत्तर देंगे। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इसकी रिकॉर्डिंग हम आप सभी को जल्द ही शेयर करेंगे। आज के इवेंट का टॉपिक अल्फा एडवाइजर है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरिन यू विल लर्न कि कैसे आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड कर सकते हैं ताकि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएं, और साथ ही सीखेंगे कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। टू डिस्कस दिस टॉपिक वी हैव इनवाइटेड मिस्टर अमित ग्रोवर, Assistant Vice President, Sales Catalyst and Training from DSP Mutual Fund, who will share his expertise on Alpha Advisor. तो सेशन के अंत तक जरूर जुड़े रहें और अपने सवाल टाइप करके भेजते रहें। तो जैसे मैंने बताया, आज का सेशन मिस्टर अमित कवर करेंगे। अमित जी 13 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं लर्निंग इनिशिएटिव्स में और इन्होंने 700 से भी ऊपर सेशन कंडक्ट किए हुए हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, बिहेवियर फाइनेंस, सेल्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अब मैं अमित जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्सपर्टाइज को हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करें और सेशन को आगे लेके जाएं। Thank you, Shivani. Thank you all the participants who have logged in. आज का सेशन का नाम है अल्फा एडवाइजर। हम सब जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट अ म्यूचुअल फंड मैनेजर टू आउट परफॉर्म द मार्केट एंड जनरेट अल्फा। बट हमारा अल्फा क्या जनरेट होता है जब हम क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं? जो म्यूचुअल फंड अल्फा देगा वो तो म्यूचुअल फंड का काम है, बट आप जब क्लाइंट्स के साथ डील करते हो आप क्या अल्फा जनरेट कर पा रहे हो और क्या अल्फा जनरेट कर सकते हो और किस तरीके से अल्फा जनरेट करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक एक्चुअली रियल मायने में इज अबाउट कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है इन अ मोर लॉजिकल एंड अ मेथोडिकल वे। पहले मैं कुछ डेटा से शुरुआत करता हूं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है और ये डेटा कुछ इस तरीके से बताता है, और ये स्टडी अक्रॉस द वर्ल्ड हुई है, बट मेनली ये स्टडी यूएस मार्केट्स में हुई है, जो दिखाती है कि यूएस में स्टॉक्स रिटर्न्स देते हैं, यूएस में बॉन्ड्स रिटर्न देते हैं, यूएस में रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ती हैं, वहां महंगाई भी बढ़ती है, बट ये जो एवरेज इन्वेस्टर है ना हमेशा आखिरी आता है। और ये एक साल की बात नहीं है, ये हर साल रिसर्च होती है और हर साल दिखाया जाता है कि ये एवरेज इन्वेस्टर कभी रिटर्न नहीं बना पाता। और ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है, अगर वही रिसर्च हम इंडिया में कर लें या कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री में कर लें, द ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, द एवरेज इन्वेस्टर इज नॉट एबल टू मेक रिटर्न्स। और जो बिगेस्ट डिफरेंस है जो फंड रिटर्न दे सकता है और जो एक्चुअली क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में रिटर्न दिखते हैं, उस दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं बिहेवियर। और वही हमारे आज का टॉपिक है, किस तरीके से क्लाइंट्स को का बिहेवियर मैनेज किया जाए और किस तरीके से अल्फा जनरेट किया जाए। द आइडिया इज मेनी अ टाइम्स हमें पैसे को लेके हम काफी बार बहुत रैशनल सोचते हैं कि पैसा बहुत ही रैशनल सब्जेक्ट है। पैसा एक्चुअली बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट है, और पैसे को लेके हाउ वी डील इमोशनली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस, इंसान के दिमाग में, ब्रेन में क्या होता है जब वो पैसे को देखता है और समझता है। और इंसान के ब्रेन को समझने के लिए हमें इंसान का इतिहास समझना पड़ेगा, और वो इतिहास पिछले 5 साल, 10 साल, 50 साल या 100 साल का नहीं है। जब से ह्यूमन काइंड इवॉल्व हुई है तब से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान के ऊपर एक छोटी किताब लिखी जाए, अगर वो 200 पन्ने की किताब होगी ना,
तो फर्स्ट 199 पेजेस, the first 199 pages will be written about human beings in a stone age. जब हम स्टोन एज में होते थे, जहां हमारे पास हम बेसिकली हंटर्स होते थे और गैदरर्स होते थे. एक पेज लिखा जाएगा जब इंसान ने एग्रीकल्चर इन्वेंट किया और हम एग्रीकल्चर के थ्रू खाना खाते थे. और एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा जाएगा अबाउट द लास्ट 100 years जो हम दुनिया को जानते हैं और समझते हैं. कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से हम सोचते हैं और समझते हैं, ये प्रोग्रामिंग एक्चुअली पूरी हो चुकी है. जैसे एक मछली को तैरना सिखाना नहीं पड़ता, जैसे एक पक्षी को उड़ना सिखाना नहीं पड़ता, वो उनके पार्ट ऑफ में डीएनए के होते हैं. उसी तरीके से हम लोग, आप, मैं और हम सब लोग किस तरीके से सोचते हैं और पैसे के साथ डील करते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है. इसीलिए गुड एडवाइजर को ये बातें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ वी टेक डिसीजंस एंड व्हाट इंपैक्ट्स आवर डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू मनी, और हम गलतियां कहां करते हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे कैन ऐड वैल्यू इन देयर इन्वेस्टर्स लाइफ. शुरुआत में करता हूं. आई टॉक अबाउट टू बेसिक थिंग्स बिफोर आई गो डीप इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग. देयर इज समथिंग, अ कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन. और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ये कंसेप्ट अगर आप क्लाइंट को समझा सकते हो, it will motivate somebody to save and invest. The main reason why we also save and invest is because हमें एक चीज को हरानी है जिसका नाम है महंगाई और inflation. This is a classic movie ticket of a movie called as Diwar. 1975 में रिलीज हुई थी. The cost of a movie ticket was 3 rupees. Today the cost of any movie ticket is not less than 300 rupees. Explaining clients through stories, examples. Take example of everything, be it hospitalization, be it movie tickets, be it school education, college education, explaining the idea through stories and motivating somebody why to save and why to invest. The second biggest thing, what it's generally been seen, दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेस जो लोगों को होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, और सबसे बड़ा स्ट्रेस माना जाता है फाइनेंशियल स्ट्रेस. अनफॉर्चुनेटली ये सब्जेक्ट जो है फाइनेंशियल, पर्सनल फाइनेंस, ना कोई स्कूल में सिखाया जाता है, ना कोई कॉलेज में सिखाया जाता है. इसलिए लोग भले कितनी भी पढ़ाई कर ले, इंजीनियर क्यों नहीं बन जाए, डॉक्टर क्यों नहीं बन जाए, पीएचडी भी क्यों नहीं कर ले, जो ये पर्सनल फाइनेंस है ना, ये टॉपिक सिखाया नहीं जाता पूरे करिकुलम में. तो इसलिए लोगों को इसके बारे में समझ ही नहीं है. लोग भले अच्छे से अच्छे क्रिकेटर क्यों ना हो, अच्छे अच्छे कॉमेडियन क्यों ना हो, मैं सबसे इंटरेक्ट करता हूं, वो अपने फील्ड में बहुत अच्छे होंगे, बट पर्सनल फाइनेंस को लेके वो अभी भी उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है. सबसे पहले शुरुआत होती है जब आपको क्लाइंट के साथ बैठ के समझना है उनके गोल्स के बारे में. मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं कि वो पैसे कमा क्यों रहे हैं, एंड दिस इज अ फैक्ट. किसी के साथ बैठ के किसी को समझाना और उसकी बात सुन के एक डॉक्यूमेंट करना कि आप पैसे कमा किसके लिए रहे हो, व्हाट इज द पर्पस फॉर यू टू सेव एंड इन्वेस्ट, is basically is the job which you are bringing on the table. That's the alpha which you are bringing on the table, because लोगों को पता ही नहीं है वो किस पर्पस के लिए पैसा कमा रहे हैं. Then once you explain that, इन्वेस्टमेंट्स में दो पहलू होते हैं, एक पहलू जो दिखता है और एक पहलू जो नहीं दिखता. रिटर्न तो सबको दिख ही जाते हैं, रिस्क इज अ इनविजिबल पार्ट ऑफ इट. मैंने यहाँ वॉल्वो गाड़ी की बात क्यों यहाँ पे रखी है, बिकॉज अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गाड़ी खरीदनी है, आप बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम बताओगे जो आपके ड्रीम कार्स होते हैं. वॉल्वो को शायद आप प्रेफर नहीं करोगे, बट दुनिया में जब ये सीट बेल्ट जो इन्वेंट हुआ था ना, और ये वॉल्वो कार ऐसी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है एक्चुअली सेफ्टी ऑफ ड्राइविंग को लेके. इनके सारे फीचर्स एक्चुअली कार की सेफ्टी को होते हैं. एक्चुअली हम रिटर्न्स के चक्कर में काफी बार भूल जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है रिस्क मैनेजमेंट होती है, और क्लाइंट्स को किस तरीके से रिस्क समझाना चाहिए और किस तरीके से रिस्क मैनेज करना चाहिए वो मैं आपको आगे समझाता हूं. दैट इज द अल्फा व्हिच यू ब्रिंग ऑन द टेबल. अल्फा का मतलब ये है, जब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एसेट क्लास तो रिटर्न देंगे, एवरेज इन्वेस्टर्स क्लास के क्लाइंट्स के नहीं बनते रिटर्न्स. कैसे क्लाइंट्स के जो एवरेज रिटर्न जो सबसे लोएस्ट होते हैं, कैसे उनको बढ़ाया जाए सो दैट वो एसेट क्लास के रिटर्न्स अचीव कर पाए, वो हम अल्फा की बात कर रहे हैं. वो आपका अल्फा है जब आप क्लाइंट से अच्छी तरीके से बात करते हो और उनको समझाते हो. वो कैसे करते हो मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूं. द प्रॉब्लम इज
आज मैंने अक्सर देखा गया है, लोग क्लाइंट्स को इक्विटी क्या होता है वो इक्विटी समझा ही नहीं पाते। आज मेजॉरिटी क्लाइंट्स जो हैं और एडवाइजर जो हैं रिटर्न्स चार्ट दिखा के इक्विटी समझाते हैं। मैं जानता हूं क्लाइंट जो सिर्फ डीएसपी इक्विटी फंड, जो हमारा एक मल्टी कैप फंड है, जो आने वाले वक्तों में फ्लेक्सी कैप हो जाएगा, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है, वो सिर्फ रिटर्न्स दिखा के क्लाइंट को बोलते हैं सर इस फंड में डाल दो, बहुत अच्छा फंड है। बट इसका मतलब इक्विटी नहीं होता। क्लाइंट को बैठ के समझाना कि इक्विटी क्या होता है इज द सक्सेस ऑफ इक्विटी। और इक्विटी समझाने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक शुरुआत से करनी है। सर व्हाट इज इक्विटी, मतलब इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी मींस बेसिकली इन्वेस्टिंग इनटू कंपनीज और बिजनेसेस। और ये बिजनेसेस कौन से हैं? सारे के सारे बिजनेस हमारे आंखों के सामने हैं। और इस तरीके से आपको क्लाइंट को समझाना है। जब आप कार देखते हो तो आपको टाटा मोटर दिखाई देता है, मारुति दिखाई देता है, महिंद्रा दिखाई देता है। जब आप टू व्हीलर देखते हो तो आपको आइशर मोटर, हीरो होंडा, और आपको होंडा निकल गया, हीरो, बजाज दिखाई देता है। गाड़ी के अंदर देखते हो तो आपको ऑटो एंसिलरी कंपनी दिखाई देती है। अब जब टायर पे देखते हो तो आपको टायर कंपनीज लाइक एमआरएफ, अपोलो और सारी कंपनीज दिखाई देती हैं। सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, आपको पेप्सोडेंट, कोलगेट दिखाई देता है। हाथ धोते हो आपको गोदरेज दिखाई देता है साबुन से। जब आप आटा खाते हो तो आईटीसी, आशीर्वाद आटा दिखाई देता है। जब शाम को मैगी खाते हो तो नेस्ले का मैगी दिखाई देता है। दीवारों को देखते हो तो एशियन पेंट, नेरोलैक, बर्जर पेंट दिखाई देते हैं। सीमेंट को देखते हो तो एसीसी, श्री सीमेंट दिखाई देता है। इंटरनेट यूज करते हो तो एयरटेल दिखाई देता है। जब आप कोई ऑयल एंड गैस देखते हो तो ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, जो मैंने ऊपर फैक्ट्री लगाई है, वो दिखाई देती है। जब आप इनफैक्ट कोई बैंक के पास जाते हो तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई दिखाई देता है। जब आप कोई टीवी ऑन करते हो या फ्रिज ऑन करते हो या एसी ऑन करते हो तो वोल्टास दिखाई देता है। दवाइयां खाते हो तो सन फार्मा, सिप्ला, लुपकिन दिखाई देता है। आईटी कंपनीज यूज करते हो तो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल दिखाई देती हैं। इंश्योरेंस कभी लेते हो तो आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस दिखाई देती है। पावर कंपनीज देखते हो तो एनटीपीसी, कोल इंडिया। स्टील देखते हो तो टाटा स्टील। मैं ये सब एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूं आपको? आपको समझाना है कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्विटी का मतलब होता है इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस। इंडिया में 138 करोड़ की आबादी है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो भी आप खर्चा करते हो, मैं खर्चा करता हूं, सबका खर्चा किसी की आमदनी होती है। और जब 138 करोड़ लोग खर्चा करते हैं, कंपनीज कमाती हैं, लॉन्ग टर्म में कंपनीज प्रॉफिट बहुत बनाती है, जो शेयर प्राइस में दिखाई देता है। क्लाइंट को समझाना कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद समझाना कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। दैट इज द जॉब ऑफ एन फंड मैनेजर, दैट इज द जॉब ऑफ एन एडवाइजर। हम इतना फोकस करते हैं रिटर्न्स में कि कभी कभी हम समझा ही नहीं पाते कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। दिस इज हाउ यू ट्राई टू एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज, एंड देन एक्सप्लेन व्हाट इज। यहां आपने इक्विटी समझाया, फिर आप बताइए फिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है। फिक्स्ड इनकम का मतलब ये होता है सर इन्हीं कंपनीज में हम इन्वेस्ट करने के बदले इनको पैसा लेंड करें, ब्याज पे दे, तो उसको फिक्स्ड इनकम बोलते हैं। फिक्स्ड इनकम में रिटर्न्स फिक्स्ड मिल जाते हैं, बट अगर कंपनी अच्छा करती है तो हमें उनका फायदा नहीं मिलता। सो फिक्स्ड इनकम में रिटर्न्स, रिस्क कम होता है बट रिटर्न्स भी कम होते हैं। और रिटर्न्स जो होते हैं फिक्स्ड इनकम में, महंगाई को कभी हरा नहीं पाते। इंडिया में आज महंगाई 5 या 6% है, इंटरेस्ट रेट भी 5 या 6% है, एंड दैट्स व्हाई इंटरेस्ट रेट और महंगाई साथ साथ में चलते हैं। सो फिक्स्ड इनकम कभी महंगाई को हरा नहीं सकता, बट आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। इक्विटी आपके पोर्टफोलियो को, इन्फ्लेशन को हरा देता है, बट आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही उतार चढ़ाव होता है। एंड दैट्स हाउ यू एक्सप्लेन बोथ द एसेट क्लासेस। एसेट क्लासेस को समझाने के लिए आप एग्जाम्पल्स का तरीका लीजिए, लॉजिक का तरीका दीजिए, तब क्लाइंट समझ पाएंगे। मैंने अक्सर देखा गया लोग सिर्फ रिटर्न्स दिखा के बेचने की कोशिश करते हैं, रिस्क बिना दिखाए समझाने की कोशिश करते हैं। इक्विटी में रिस्क क्या है और कैसे समझाया जाए, अभी मैं आपको आगे समझाता हूं। सबसे बड़ा रिस्क जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो कभी भी ना ये वर्ड एवरेज समझ नहीं पाते। शिवानी, इज इट फाइन इफ आई एम स्पीकिंग इन हिंदी? Yes, sir. Okay. Do you want me to speak English or any participants, if in case they want to just give a feedback?
they can put in the chat box. Is Hindi fine or should I speak in English? You can give the answer in the chat box or maybe Q&A. Okay, so Shivani can just check what they want. So I'm assuming that they want in Hindi. I'll just check it. Hindi, sir. Fine, I'll continue in Hindi. Okay. Perfect. सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोगों की, वो एवरेज वर्ड कभी समझ नहीं पाते हैं. एवरेज एक बहुत ही डिसीविंग वर्ड है. मैं अगर कहूं कि आपको कि वैक्सीन का कॉस्ट एवरेज 20,000 रुपए है, तो आपको लगेगा जो भी वैक्सीन आ रही है सब 20,000 की होंगी. ऐसा नहीं हो सकता. जब वैक्सीन आएंगे, कुछ वैक्सीन 100 रुपए की भी होंगी और कुछ वैक्सीन 2 लाख रुपए की भी होंगी. एवरेज कितना आ जाएगा? 20,000 रुपया. सो ये एवरेज वर्ड बहुत ही डिसीविंग है. जब हम क्लाइंट को बोलते हैं ना कि 12-13% रिटर्न सर एवरेज बन जाता है इक्विटी मार्केट में, क्लाइंट ये वर्ड एवरेज कभी समझ नहीं पाता. और ये एवरेज समझाने के लिए मैं आपको कोशिश करता हूं कैसे समझाया जाता है एवरेज. जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 सेकंड. We always assume इक्विटी एक स्ट्रेट लाइन की तरह ऊपर चलती है, बट एक्चुअली क्लाइंट को समझाना कि ये इक्विटी की जर्नी दिखती किस तरीके से है और ये जर्नी में होता क्या क्या है, ये सब समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले मैं आपको एवरेज की शुरुआत करता हूं. एवरेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. 12% या 13% 20 सालों में, 30 सालों का मतलब ये नहीं होता कि 12% हर साल बनेंगे. कुछ साल बहुत अच्छे बनते हैं, कुछ साल बहुत कम बनते हैं, कुछ साल बिल्कुल भी नहीं बनते और कुछ साल नेगेटिव भी हो जाता है. तो क्लाइंट को समझाना 12% रिटर्न का मतलब ये नहीं होता 12 12 12 12 12 12 12. समझाने का मतलब ये होता है सर कभी 12 बनेगा, कभी 18, कभी 24, कभी -10, कभी -20, कभी -30 भी आ सकता है, कभी +45 भी आ सकता है, कभी कभी 80% रिटर्न भी एक साल में बन सकते हैं. तभी जाके लॉन्ग टर्म में 12 या 13% रिटर्न बनता है. तो सबसे पहले क्लाइंट को ये समझाना ये एवरेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत यहां से करनी चाहिए. उसके बाद जो दूसरा मिस्टेक जो इन्वेस्टर्स करते हैं, दे गिव टू मच इंपॉर्टेंस. आज अगर कोई फंड मैनेजर, अगर आज कोई फंड मैनेजर की कॉन्फ्रेंस कॉल होती है ना, और वो बताता कि इक्विटी मार्केट अगले 3 महीने में क्या लगने वाली है, आई एम श्योर सब लोग आज कॉन्फ्रेंस कॉल में आ जाते. और सबसे बड़ी आयरनी ये है, हम डिसीजन कि हमें हमारे पोर्टफोलियो को 20 साल के बाद कैसा होना चाहिए, उसका डिसीजन हम इस बेसिस पे लेते हैं कि मार्केट अगले 3 महीने में क्या लगती है. आप सोचो कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि हम पोर्टफोलियो बनाते हैं 20 साल के लिए, बट ये देखकर बनाते हैं कि अगले 2 महीने में मार्केट क्या लग रही है. इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, और इसका एक प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं रीसेंसी बायस. रीसेंसी का मतलब ये होता है हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं टू थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग रिसेंटली. In the last 40 years, Sensex started at the value of around 100. As we speak right now, Sensex 40,000 से ज्यादा है, 44,000 इनफैक्ट पहुंच गया है. और अगर CAGR रिटर्न देखा जाए तो कुछ 14-15% CAGR रिटर्न बन जाते हैं. बट पॉइंट वो नहीं है कि कितने रिटर्न बनते हैं. और हमें लगता है कि पिछले 40 साल बहुत अच्छे थे इक्विटी मार्केट के लिए. एक्चुअली नहीं अच्छे थे. क्यों अच्छे नहीं थे? बिकॉज जितना भी आप खराब सोच सकते हो सब कुछ हुआ है. We saw 2 prime ministers got assassinated, Indira Gandhi और Rajiv Gandhi. We saw a scam of Harshad Mehta and Ketan Parekh which took place. We saw demonetization. We are seeing pandemic right now. हमने 2-3 बार ऐसी सरकारें आई जो टेक्निकली थर्ड फ्रंट थी, जैसे वीपी सिंह, देवी गौड़ा, आईके गुजराल, जहां पे हमें क्लैरिटी नहीं थी कि बहुत ही वीक गवर्नमेंट्स आई थी एक टाइम पे. मंडल कमीशन भी हुआ था जहां देश में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी. 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी जहां पे हमारे पास एक हफ्ते का रिजर्व नहीं था. ऐसे लग रहा था कंट्री ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए 7 दिन का फॉरेन रिजर्व भी नहीं था. 2000 में .com बबल भी हुआ. 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुई. उसके अलावा कारगिल वॉर भी हुई. अभी हम चाइना से भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इन 40 सालों में बहुत कुछ हुआ है, बट फिर भी 100 की इंडेक्स आज 44,000 पे आ गई है. मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता 1980 में, आज उसका वैल्यू 4.4 करोड़ हो गया है. बट द प्रॉब्लम इज
A client gives too much importance and even we give too much importance to what is happening right now. मैं आपको फिर बता रहा हूं गलती कहां आती है, बिकॉज हम इक्विटी का मतलब समझा नहीं पाते। इक्विटी का मतलब होता है इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस, और दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन से पूछो कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसे चलती है, वो कभी नहीं कहेगा एक सीधी लाइन होती है। वो कहेगा कभी कभी कुछ साल ऐसे होते हैं, कभी 4-5 साल ऐसे निकलते हैं जो कि समझो कुछ रिटर्न बनते ही नहीं है बिजनेस में। कभी कभी 2-3 साल या 4-5 साल ऐसे बिजनेस में होते हैं कि पैसा इतना बनता है कि आप संभाल नहीं पाते। और कभी कभी बिजनेस में ऐसा खराब वक्त आता है कि बिजनेस लगता है कि 3-4 साल पीछे चले गए, जैसे 2008 का वक्त आया था। और कभी कभी सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक 2020 मार्च, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक प्रॉब्लम आ गई, मार्केट गिर गई, और उसके बाद सब कुछ सही भी हो जाता है एक साथ। कहने का मतलब है दिस इज द जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट। रिस्क समझाना और जर्नी समझाना इज द अल्फा विच यू ब्रिंग टू द क्लाइंट। you have to train the client not to predict the market but explain him कि इतिहास दिखा के कि जर्नी दिखती किस तरीके से है, एवरेज का मतलब क्या होता है, जर्नी में उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म देखने का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जो व्यू मार्केट में चल रहा है ये इररिलेवेंट क्यों है। ये सारी की सारी खबरें, जैसे मैं दिन में 2 अखबार पढ़ता हूं, ऑनेस्टली जो अखबार में जो खबर लिखी जाती है, ये जो खबर है वो आज की खबर है, कल ये खबर बासी हो जाएगी, बट फिर भी हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। क्लाइंट को ये समझाना फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों नहीं है। तीसरी बात, क्लाइंट को हमें इन जनरल कहानियां बहुत पसंद है, तो एज अ गुड एडवाइजर आप हमेशा क्लाइंट्स को अच्छी तरीके से कहानियों के रूप में समझाने की कोशिश कीजिए। मेरा मतलब क्या है कहानी को लेके, आपको एक मैं उदाहरण देता हूं कहानियों का। अगर मैं आपसे पूछूं मरने के बाद क्या होता है, मोस्ट लाइकली आपको इसका आंसर नहीं पता, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस कहानी में बिलीव करते हो, तो हर एक बंदा कोई ना कोई चीज में बिलीव करता है। कोई कर्मा में बिलीव करता है, कोई कयामत में बिलीव करता है, कोई हेवन एंड हेल में बिलीव करता है, कोई डिफरेंट चीजों में बिलीव करता है। कहने का मतलब यह है एज ह्यूमन बीइंग्स वी लव स्टोरीज, और जो कोई ना कोई कहानी हमें जो सच लगती है हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। अभी मैं आता हूं इसको इक्विटी मार्केट से समझाने की कोशिश करता हूं। ये पिछले 40 साल का, इनफैक्ट लास्ट 30 सालों का इक्विटी मार्केट की गिरावट है। इक्विटी मार्केट की गिरावट का मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉइंट से लेकर लोएस्ट पॉइंट, एक साल में मार्केट कितने परसेंटेज से गिरती है, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस चार्ट में 2020 में, यस, जब आपने मार्केट देखी कि जब 42,000 लेवल से मार्केट 26,000 लेवल पे गिरी, which was a practically a 36% ड्रॉप, हम सब घबरा गए कि ये 36% मार्केट गिर गई, ये क्या हो गया मार्केट को, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। बट डर को हराने का एक ही तरीका है, डर को समझो और क्लाइंट को समझाना है। डर को हराने का एक ही तरीका है, क्लाइंट को डर समझाना है कि सर अगर इतिहास देखोगे 1990 से लेके 2020 तक 30 सालों में 30% मार्केट गिरना तो बहुत नॉर्मल है। 1990 में भी गिरी थी, 91 में भी गिरी थी, 92 में भी गिरी थी, 95, 96, 98, 2000, 2001, इवन जो बुल मार्केट था ना 2004 और 2006, इसमें भी मार्केट 30% गिरी थी। 2008 में तो मार्केट 60% गिरी थी। क्लाइंट को इतिहास दिखा के समझाना कि कैसे हर साल मार्केट गिरती है और मार्केट का गिरना कितना नॉर्मल है, दैट्स हाउ यू बेसिकली एक्सप्लेन क्लाइंट। और एक बार आप क्लाइंट को ये बात समझा दोगे, उसको समझ आ जाएगा कि मार्केट में मार्केट का गिरना बारिश की तरह है कि हर साल होती है, या दिल्ली की गर्मी की तरह है, हर साल आती है और जब आती है उसके बाद वापस सब कुछ, जब चीज हर साल होती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे दिल्ली में हर साल बहुत ठंड पड़ती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता है हर साल होता है। बॉम्बे में हर साल बहुत ज्यादा बारिश होती है तो हमें पता है एग्जैक्टली हर साल ऐसा होता है। अगर आप ये चार्ट देखते हो तो आपको पता है कि हर साल मार्केट गिरती है। यस, बीच बीच में कुछ ऐसे साल आते हैं जब ज्यादा गिर जाती है, बट ये नेचर है इक्विटी मार्केट का। और अगर आपको ऑनेस्टली इक्विटी मार्केट का व्यू चाहिए अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का, मार्केट हर साल गिरेगी। अगर आप ये बात समझ जाओ और एक क्लाइंट को ये बात समझा सकते हो डेटा के साथ, लॉजिक के साथ, एविडेंस के साथ, तो क्लाइंट डरना बंद करेगा और अपना पोर्टफोलियो ठीक से बनाना शुरू करेगा। उसके बाद अगर सबसे बड़ी गलती और अल्फा जनरेशन किस तरीके से होता है, हम क्लाइंट को सबसे बड़ा कहानी का हीरो समझा ही नहीं पाते।
हम क्लाइंट को लगता है कि, और हमें लगता है कि कहानी का हीरो एक्चुअली व्यू है, बट कहानी का हीरो व्यू नहीं है, कहानी का हीरो वक्त है, टाइम। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया मैंने। अगर आप 8% से इन्वेस्ट करते हो, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 30 साल के बाद 10 लाख रुपए बच जाएगा। और वही चीज अगर आप 12% के कोई इन्वेस्टमेंट में करते हो तो 30 लाख बच जाएगा। तो मेन जो डिफरेंस है 10 लाख वर्सेस 30 लाख का डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, इज ओनली बिकॉज ऑफ टाइम। कहानी का जो हीरो है वो वक्त है, और हमको क्लाइंट को ये समझाना है कि सर व्हाई गिविंग टाइम टू द इन्वेस्टमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। आज की दुनिया में जब हम 24 घंटे मार्केट के साथ जुड़े रहते हैं, मार्केट से दूर रह के 10 साल 20 साल 30 साल किस तरीके से सोच के पैसा बनाना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू टीच द क्लाइंट हाउ टू क्रिएट वेल्थ। और हमारी मिस्टेक क्या हो रही है, हम क्लाइंट को इतना व्यू देते हैं शॉर्ट टर्म का, दैट वी फॉरगेट टीचिंग द क्लाइंट की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वेल्थ किस तरीके से क्रिएट होती है। ये मैं सिंपल चार्ट बता रहा हूं, हम फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए क्लाइंट की। पहली तो गोल बेस होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, जहां पे इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और थोड़ा बहुत गोल्ड रिकमेंड करते हैं, और थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। बट कितना इक्विटी और फिक्स्ड इनकम होना चाहिए, ये प्योरली डिपेंड करता है क्लाइंट के स्वभाव के ऊपर। जो क्लाइंट, ये मैंने ब्रेन के सीटी स्कैन बताए हैं, हर एक बंदा बहुत डिफरेंट होता है साइकोलॉजिकली। कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग कम सेंसिटिव होते हैं। सो बिल्डिंग द पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन क्लाइंट साइकोलॉजी एंड बिहेवियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाते हो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। क्लाइंट जो आज, मैंने काफी क्लाइंट देख रहा हूं जो आज काफी स्टॉक्स खरीद रहे हैं, जिनको उन स्टॉक्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। कुछ लोग रिलायंस कंपनी का, इंडस्ट्री का स्टॉक ले रहे हैं और ये बोलते हैं कि इसमें तो मैंने बहुत अच्छा पैसा बना लिया, बट टेक्निकली इस तरीके से इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए और डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड्स में क्यों करना चाहिए, ये आपको समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं। 1940s का वक्त था जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और यूके के बहुत सारे प्लेन जब लड़ाई पे जा रहे थे वापस नहीं आ रहे थे। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी कि प्लेन्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो किसी ने एक सुझाव दिया कि प्लेन्स के ऊपर उनका जो पूरा मटेरियल है उसको चेंज करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, तो प्लेन्स को अगर गोली लग भी जाती है तो वो उन्हें कुछ नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या थी, अगर प्लेन को बहुत भारी कर दो तो वो इतना फ्यूल कैरी नहीं कर पाएगी, फ्यूल नहीं कैरी कर पाएगी तो इतना ज्यादा उड़ नहीं पाएगी। तो किसी ने सोचा कि वो तरीका गलत है। तो फिर किसी ने एक सजेशन दिया कि जहां पे प्लेन में गोलियां लग रही है ना, उस पार्ट को सिर्फ स्ट्रॉन्ग करो। तो सब लोग इस बात को मान गए, बट एक बंदे ने बोला कि ये तरीका बहुत गलत है। जहां पे प्लेन को गोली नहीं लगी है ना, इनफैक्ट उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग सोच रहे थे ऐसा क्यों, तो उसने ये आंसर दिया कि जहां पे प्लेन को गोली लगी है वही प्लेन है जो वापस नहीं आ रहे। जो आपको प्लेन दिख रहे हैं वो प्लेन है जहां पे गोलियां लग गई हैं, इसका मतलब वो प्लेन बच गए हैं। अगर आपको एक कहानी समझ आ गई, कहने का मतलब ये है कि हमें वो कंपनियां दिखाई दे रही हैं जो सक्सेसफुल, अच्छी बड़ी कंपनीज हैं। बहुत सारी कंपनीज फेल हो जाती हैं और जिनका हमें नाम भी नहीं पता। हमें सिर्फ अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, टीसीएस, इंफोसिस। बट हजारों लाखों कंपनी है जो एक्चुअली वैसे बड़ी बननी चाहती थी बट वो बन नहीं पाई, इनफैक्ट डूब गई। लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन जो हमको सक्सेसफुल दिखते हैं, ओके, वो वही है जो सक्सेसफुल हो गए हैं। बहुत सारे अदर बिजनेसमैन हैं जिन्होंने सेम चीज की बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एक ही तरीका है अपना रिस्क मैनेज करने का, जब आप डाइवर्सिफाई कर लेते हो। हम आज एक सेशन जो कर रहे हैं जूम पे कर रहे हैं। 5-6 साल पहले जूम को कोई जानता नहीं था। आज जूम $20 बिलियन की कंपनी हो गई है। आज इतनी बड़ी हो गई है जितनी पूरी की पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री है ना, उससे बड़ी जूम हो गई है। और ये कैसे हो गया? इसलिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए डाइवर्सिफाई करना अपना पोर्टफोलियो इज द बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग रिस्क। एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, गोल बेस्ड प्लानिंग, emergency fund, right asset allocation, health insurance, term insurance, explaining risk, explaining long term. This is the job typically. Explaining average returns, explaining the history of markets, explaining कि मार्केट हर साल गिरती है। इस तरीके से अगर आप क्लाइंट को समझाओगे
कहानियों के रूप में, डेटा के साथ, लॉजिक के साथ, तभी क्लाइंट आपकी बात समझेगा। इक्विटी मार्केट को रिटर्न की तरह बेचोगे तो मतलब नहीं है, जब तक रिटर्न अच्छे क्लाइंट खरीदेगा, बट इसको लॉजिक समझा के बेचोगे क्लाइंट कभी पैसा नहीं निकालेगा। हम क्लाइंट को रिटर्न दिखा के इक्विटी बेचते हैं। वो तरीका शॉर्ट टर्म में काम आ सकता है जब मार्केट अच्छा कर रही है, लॉन्ग टर्म में जब मार्केट अच्छा नहीं करेगी, वही क्लाइंट बोलेगा आपने तो रिटर्न की बात की थी, अब रिटर्न अच्छे नहीं है तो मुझे पैसा निकालना है। लॉजिक पे बेचोगे तो क्लाइंट हमेशा बना रहेगा। लास्टली दो तीन बातों पे आता हूं, जो मैंने वक्त का पहले एग्जांपल दिया, क्लाइंट को ऐसे समझाइए कि उसको समझ आए कि इन्वेस्ट क्यों जल्दी करना चाहिए। अगर आप एक 5,000 रुपए की एसआईपी करते हो विद 12% रिटर्न, द कॉर्पस बिकम्स 1.52 करोड़, और वही एसआईपी आप 5 साल के बाद करते हो तो आपका कॉर्पस 84 लाख बन जाता है। कहने का मतलब यह है, क्लाइंट को समझाइए सर 5 साल के डिफरेंस से कितना फर्क पड़ जाएगा। जब ये क्लाइंट ये बातें समझेगा तो वो डिले कभी नहीं करेगा, और ये समझाना with examples and data is so important. That's the alpha which you bring in your client's conversation. Lastly, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे इंसान की है, जो हमें भेड़चाल, जो मैंने आपको शुरू में बिहेवियर की बात की और जिस तरीके से हम इंसान सोचते हैं, द रीजन वाई ह्यूमन रेस इज एबल टू सर्वाइव, अगर आप हजारों लाखों साल का इतिहास देखोगे, क्योंकि हम भेड़ चाल में रहते थे, तो हमें भेड़ चाल में रहने की हैबिट हो गई है। ओके, हम कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली नहीं करते। इनफैक्ट छोटे बच्चे से जो भेड़ बकरियां चराता है, उससे पूछोगे ना कि अगर पहाड़ से एक बकरी गिर जाती है और आपके पास 5 बकरी हैं तो कितनी बचेंगी, वो आपको 5 - 1 4 आंसर नहीं देगा। वो आपको बोलेगा एक जंप करेगी तो बाकी सब भी जंप कर देंगी। क्यों? बिकॉज वो जानता है कि बकरियां भेड़ चाल में जीती हैं। वैसे हम भी भेड़ चाल में जीते हैं। हम एक साथ बुलिश हो जाते हैं और एक साथ बेरिश हो जाते हैं। जब मार्केट चल रही होती है तो हम सब एक साथ बोलते हैं वाह वाह वाह, मार्केट बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, और जब मार्केट गिर रही होती है हम सब एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं कि मार्केट गिर जाएगी, इक्विटी मार्केट में कुछ नहीं रखा। क्लाइंट को ये बात समझाना, और क्लाइंट को समझाने से पहले खुद समझना कि ये भेड़ चाल किस तरीके से होती है, और क्लाइंट को फिर समझाना कि भेड़ चाल में नहीं पड़ के बट प्रोसेस में डाल के, लॉजिक में डाल के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्टली, इतिहास दिखाता है कि मार्केट में पैसा बनाने के लिए इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो है पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है? दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आज हम कोविड में सब परेशान हैं और सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। 1-2 साल के बाद सब कोविड भूल चुके होंगे, वैक्सीन आ जाएगा, हम अपनी नई जिंदगी जी रहे होंगे, हमें याद भी नहीं होगा कोविड होगा। मार्केट में कहीं ना कुछ होता ही रहता है। अब बिहार इलेक्शन हुए, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल इलेक्शन है, फिर तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बजट आ जाएगा, फिर और कोई दुनिया में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर कोई अटैक हो जाएगा, कभी कुछ प्राइम मिनिस्टर को हो जाएगा, कभी कोई कंपनी डिफॉल्ट हो जाएगी, कभी कुछ और हो जाएगा, और मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होती रहेगी। क्लाइंट को समझाना कि आपका जॉब क्या है, आपका जॉब ये है, और इतिहास दिखाता है माई मदर इज एबल टू मेक सो अमेजिंग रिटर्न्स इन गोल्ड इज बिकॉज शादी के बाद उन्होंने कभी गोल्ड का प्राइस नहीं देखा। माई डैड वॉज एबल टू मेक अमेजिंग रिटर्न्स इन इक्विटी बिकॉज वो सिर्फ खरीदने में विश्वास करते थे। आज भी उनके शेयर्स पड़े ही हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर इन द वर्ल्ड। बट अभी तक मैंने उनके स्टॉक के पोर्टफोलियो को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे पता है कि अगले 20 साल में ये पोर्टफोलियो 10 गुना बढ़ जाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना इज द बिगेस्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग। बट द प्रॉब्लम इज हमसे कुछ नहीं करना सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। क्लाइंट को समझाना कि सर कुछ नहीं करना और अपने पोर्टफोलियो के साथ राइट एसेट एलोकेशन ऑफ प्लानिंग करना, अगर आप एक क्लाइंट को समझा सकते हो, दैट्स हाउ यू आर एबल टू ऐड अल्फा इन अ क्लाइंट्स पोर्टफोलियो। विद दिस आई विल एंड द सेशन एंड आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो हमारी टीम के पास है। थैंक यू। शुक्रिया मिस्टर अमित। अब समय है Q&A राउंड का, जिसके लिए हमारे साथ हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मिस्टर मुनीश चौहान जी लाइन पर जुड़े हुए हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने सवाल टाइप करके हमें भेजें और हम एक एक करके आपके सवालों के उत्तर देंगे। मैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने सवाल टाइप करके हमें भेजें और हम आपके एक एक करके सवालों के उत्तर देंगे।
Uja, if there are no more questions, we can Yeah, close the so we session. have two questions. जी. First is, when should one start withdrawing from markets? कभी नहीं, जब तक पैसे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. आप विड्रॉ करके करोगे क्या पैसे का? समझो आज आज मार्केट 44 आ गई, ठीक है. ये वर्ड ना ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई आप ना बहुत बार सुनोगे. मार्केट जब 100 से शुरू हुई थी, जब 105 चली गई थी, तब भी किसी ने बोला होगा ऑल टाइम हाई. फिर 120 हो गई, तब भी किसी ने बोला होगा ऑल टाइम हाई. फिर 150 होगी, तब भी किसी ने बोला होगा ऑल टाइम हाई. ऐसे ऑल टाइम हाई पिछले 40 सालों में चलता जा रहा है. आज भी कोई ऑल टाइम हाई बोलेगा, 10 साल बाद वापस कोई ऑल टाइम हाई 1 लाख पे कोई बोल रहा होगा, फिर 5 लाख पे कोई ऑल टाइम हाई बोल रहा होगा. ये चलता ही रहेगा. सो आपको पैसा निकालना नहीं है, आपको पैसा रीबैलेंस करना है अपने रिस्क के हिसाब से. जैसे मैं अपना एलोकेशन बताऊंगा. मैं 60% इक्विटी में प्रेफर करता हूं, 30% डेट में प्रेफर करता हूं, 10% गोल्ड में रखता हूं. बस ये मेरा एसेट एलोकेशन है. इसमें मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर लेता हूं. ये मेरे गोल्स के हिसाब से है. कहने का मतलब ये नहीं कि राइट एसेट एलोकेशन है, ये मेरे गोल्स के हिसाब से है. आप शायद 70 रखो या 50 रखो या 40 रखो, वो आपके और आपके क्लाइंट के गोल्स के हिसाब से है. सो इसमें प्रॉफिट बुकिंग वाला हिसाब कभी होता ही नहीं है. इसमें पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने वाला हिसाब होता है. और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कब किया जाता है? जब कोई एसेट क्लास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, फर्स्ट. सेकंड, या किसी के हालात चेंज हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरी नौकरी चली जाती है और मुझे लगता है कि मेरे पास अभी इनकम नहीं है, और मैं पता नहीं, मुझे टाइम लग जाएगा नेक्स्ट जॉब ढूंढने में, और मैं अभी शायद इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं शायद 60% इक्विटी को निकाल के 40 कर लूंगा, बिकॉज मेरे हालात चेंज हो गए. बट अगर समझो मेरे हालात अच्छे हो जाते हैं, मेरे को एक सैलरी डबल मिल जाती है, ओके, एक जॉब में, तो शायद मैं इक्विटी में अपना एलोकेशन बढ़ा लूं, बिकॉज हालात चेंज हो गए हैं. सो अपने हालात के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से आपको एलोकेशन बनानी है. प्रॉफिट बुकिंग वाला हिसाब ही नहीं है. प्रॉफिट बुक करके करोगे क्या पैसे का? प्रॉफिट बुकिंग में ये वर्ड हमने स्टॉक मार्केट से सीखा है. ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं. जैसे फंड मैनेजर कोई स्टॉक में डालता है, पैसा बढ़ गया, फिर वो सेल करता है और दूसरे स्टॉक में डालता है. आप प्रॉफिट बुक करके क्या करोगे? आप एक म्यूचुअल फंड से निकाल के दूसरे म्यूचुअल फंड में इक्विटी में डालोगे, तो बात तो इक्विटी हो गई ना. तो विड्रॉ कब करना चाहिए? विड्रॉ तब करना चाहिए जब पैसे की जरूरत हो. जैसे अगर आप रिटायर हो गए 60 इयर्स की उम्र में, आपको हर महीने अभी पैसे की जरूरत है. जैसे एसआईपी करते हैं टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर लीजिए. उस टाइम पे इक्विटी से पैसा निकालिए, डेट से पैसा निकालिए, गोल्ड से निकालिए, थोड़ा थोड़ा पैसा करके, और अपना रिटायरमेंट के लिए यूज कीजिए. तो पैसा तब निकालिए जब आपको गोल के लिए जरूरत है. जैसे मेरे को 20 साल के बाद अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा की जरूरत पड़ेगी, तब निकालूंगा पैसा. जब मुझे रिटायरमेंट के लिए जरूरत होगी, तब निकालूंगा. जब जरूरत ही नहीं है तो पैसा निकाल के करूं क्या मैं? जी, थैंक यू अमित जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अल्फा इन टेक्निकल? अल्फा का मतलब ये होता है कि जैसे आप डीएसपी म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो, क्यों देते हो? आप सिर्फ निफ्टी भी खरीद सकते हो, राइट? निफ्टी खरीदा तो आपको हिंदुस्तान के 50 स्टॉक मिल गए, तो जो निफ्टी रिटर्न देगी वो आपके स्टॉक बन जाते हैं. आप म्यूचुअल फंड को इसलिए पैसा देते हो कि वो कोशिश करके निफ्टी से बेटर रिटर्न बनाएगा. जो इतिहास देखो डीएसपी के सारे फंड्स ने बनाया है. जैसे डीएसपी इक्विटी फंड है, 23 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है. 23 सालों में उसने अल्फा 4% का दिया है, मतलब बेंचमार्क को 4% से हराया है 23 सालों में. मतलब 23 सालों में 4% को अगर मल्टीप्लाई करते हो, इसका मतलब ये होता है 23 into 4, मतलब उससे भी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दी है. अल्फा का मतलब ये होता है कि आप बेंचमार्क को कितने परसेंटेज से बीट कर पाते हो. क्लाइंट्स को अपने ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो रिटर्न नहीं बना पाएंगे, और वो डेटा दिखाता है. आप किस तरीके से क्लाइंट को डिस्कस करते हो, समझाते हो, किस तरीके से उसको रिस्क एक्सप्लेन करते हो, किस तरीके से इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड एक्सप्लेन करते हो, सो दैट क्लाइंट अपने गोल्स की तरफ बना रहे और अपने गोल्स अचीव कर पाए और अच्छे रिटर्न्स ले पाए, उसको मैं उस बात को अल्फा कह रहा हूं. बिकॉज खुद से करेगा तो उसके रिटर्न्स नहीं बनेंगे. आपकी हेल्प से अगर अच्छे रिटर्न बन पाएंगे, उसको बोलते हैं आउट परफॉर्मेंस. उस अल्फा की बात कर रहा हूं. ओके, शुक्रिया अमित जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी सूटेबल टाइम नॉट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट?
हाँ, ये तो वही बात होगी कि आप पूछ रहे हो कि अच्छा, कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब नहीं करना चाहिए। जब आपको लगे ना सब लोग इक्विटी की बात कर रहे हैं। देखो, जब भी कोई चीज के बारे में लोग बहुत बात कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब वो चीज बहुत बढ़ चुकी है। और ये डेटा दिखाता है। ओके, जब और ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये सबको पता है। जब आप देखोगे पान वाला बात कर रहा है, या आपकी कोई दूर की आंटी आपको कॉल करके बोलती है कि मेरा पैसा इक्विटी में लगा दे, इक्विटी में तो बहुत अच्छे रिटर्न बनते हैं, आपको समझ आ जाएगा। जब सब लोग इक्विटी की बात कर रहे हैं और जब किसी को इक्विटी में रिस्क दिखाई नहीं दे रहा, उस टाइम पे इक्विटी से थोड़ा दूर रहना, मैं नहीं करो पैसा निकाल लेना, बट इक्विटी से थोड़ा दूर रहना, इक्विटी में कम डालना वुड बी मोर लॉजिकल। एंड वाइस वर्सा, जब सब लोगों को इक्विटी से डर लग रहा है और सब कहते हैं इक्विटी में कभी पैसा बनेगा ही नहीं, ये कंपनी सब डब्बा है, ये सब कंपनी फेल है, इंडिया में कभी पैसा नहीं बनता, इंडिया कुछ भी नहीं होगा, वो टाइम इक्विटी में डालने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है। उस समय आप थोड़ा पैसा ज्यादा डाल सकते हो, और जब अदर टाइम पे पैसा थोड़ा कम डाल सकते हो। बट मेजॉरिटी टाइम में जब नॉर्मल टाइम होते हैं, उस समय अपना एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना सबसे लॉजिकल तरीका है। जैसे मुझसे अगर आप पूछो तो मेरा 60% इक्विटी है, 30% डेट है और 10% गोल्ड है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, वैक्सीन आ रही है कि नहीं आ रही, इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बिकॉज मुझे चीजें मैटर नहीं करती हैं। मेरा गोल 25-30 साल के बाद है, तो 20 साल 30 साल के ये आज की चीजें मुझे मैटर भी नहीं करती। 20 साल के पोर्टफोलियो क्या बताऊं मैं कि कोविड हुआ था ऐसा कुछ, जब मुझे पता है हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। शुक्रिया अमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास श्याम जी से, इज पेंशन प्लान एंड रिटायरमेंट प्लान विल वर्क फॉर दिस पोर्टफोलियो? सर, पेंशन प्लान आप एक सेपरेटली भी बनवा सकते हो क्लाइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, बट म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज पेंशन प्लान ओनली, राइट? आप पेंशन प्लान्स भी खरीद सकते हो, वो अलग बात है, वो आपको फिक्स पेंशन देंगे। बट अगर आपने अच्छा कॉर्पस बना लिया है, उसी कॉर्पस से पैसा, मतलब आपने पानी जमा कर लिया है एक वेल में, और उससे पैसा निकालना एक तरीके से वो पेंशन प्लान ही तो हो गया। सो पेंशन प्लान आप एक डिजाइन भी कर सकते हो या पेंशन प्लान खरीद भी सकते हो, बात आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों चीजें सही है। थैंक यू अमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what we should offer to first time investor in the current scenario in the fresh COVID wave? देखो, जो भी इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम आ रहा है उसको SIPs दीजिए। दूसरी बात, अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आ रहा है तो उसको थोड़ा कंजर्वेटिव प्रोडक्ट दीजिए। बिकॉज कंजर्वेटिव क्यों? बिकॉज वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा, ये फंड कैटेगरी है जिसका नाम है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड क्या करते हैं, जब मार्केट सस्ती होती है ना, जब इक्विटी पे पैसा बढ़ाते हैं, अदरवाइज कंजर्वेटिव रहते हैं। जैसे DSP का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, आज मार्केट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है तो ये 40% इक्विटी लेके बैठा हुआ है। अगर मार्केट, आपको एग्जांपल देता हूं, जनवरी 2020 में ये 30% इक्विटी लेके बैठा हुआ था। जब मार्केट गिरी मार्च में, और जब सब घबरा गए इक्विटी मार्केट से, आई एम श्योर सब लोग ने इक्विटी मार्केट में उस टाइम पे इतने डरे हुए थे, किसी ने पैसा डाला नहीं। बट ये फंड ने एक्चुअली इक्विटी बढ़ा लिया, 30 का 40, 40 का 50, 60, 70, 80। मार्च के लोएस्ट पे इसने 80% कर लिया, और जब मार्केट वापस बढ़ने शुरू हो गई, इसने अपना इक्विटी फिर कम करना शुरू कर दिया। आज इसका इक्विटी 40% पे है। ये फंड रीबैलेंस करता है मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से। ये कंजर्वेटिव क्लाइंट्स और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की सबसे बेहतरीन है, बिकॉज इसमें सबसे बहुत कम बहुत कम नुकसान होता है जब मार्केट गिरती है। जैसे 2000 मार्च के महीने में जब मार्केट 36% गिरी, ये सिर्फ 17-18% गिरा, मतलब आधा। तो ऐसे फंड जो गिरेंगे कम, उसमें उतार चढ़ाव कम होगा और मॉडरेट रिटर्न देंगे ना, तो जो क्लाइंट फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं ये अप्रिशिएट करेंगे। सो DSP डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड इज द फर्स्ट फंड जो आपको क्लाइंट को इन्वेस्ट करना चाहिए। और स्पेशली रिटायर्ड क्लाइंट्स हैं, उनको भी ये फंड रिकमेंड करना चाहिए। मेरी मदर का 70% पोर्टफोलियो इस टाइप ऑफ फंड में है। इनको बैलेंस एडवांटेज भी बोला जाता है या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी बोला जाता है। थैंक यू अमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ डेट फंड शुड वन सिलेक्ट? अगर आपको सिंपल रखना है तो कोई भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड,
या शॉर्ट टर्म फंड आप क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा अगर कोई कंजर्वेटिव क्लाइंट है तो उसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लो ड्यूरेशन फंड इनमें रखिए पैसा। इसमें उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। सब बहुत कंजर्वेटिव है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लो ड्यूरेशन, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो शॉर्ट टर्म फंड। डीएसपी के पास तीनों फंड है, डीएसपी के पास अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, डीएसपी लो ड्यूरेशन फंड भी है और डीएसपी शॉर्ट टर्म फंड भी है। शॉर्ट टर्म फंड टिपिकली उन क्लाइंट्स के लिए जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं उतार चढ़ाव का। हमारा पोर्टफोलियो 100% ट्रिपल ए है। ट्रिपल ए का मतलब ये होता है हर एक बॉन्ड जब किसी को पैसा देते हो तो उसकी रेटिंग होती है। ओके, एक तरीके से क्रेडिट स्कोर बोल लो। ट्रिपल ए वो कंपनीज होती है जिनकी सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, नबार्ड, पीएफसी, ये जो सरकारी कंपनीज है, नबार्ड, पीएफसी, एलआईसी, ये सब कंपनीज ट्रिपल ए मानी जाती हैं। इसमें हमने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। तो टेक्निकली थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो शॉर्ट टर्म फंड, अदरवाइज लो ड्यूरेशन और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड क्लाइंट्स के लिए सबसे बेहतरीन है। थैंक यू अमित जी। नेक्स्ट क्वेरी है फ्रॉम आदर्श जी। Why don't the fund managers suggest to invest away from equity when everybody talks of investing as you stated? देखो, फंड मैनेजर को पता नहीं आपके गोल्स क्या हैं। फंड मैनेजर को लगता है कि आप शॉर्ट टर्म व्यू मांग रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म व्यू दे देता है। पता है क्या होता है कि हम जब ये सब ना हम जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज होती है। अगर आप कोई ट्रेडर से पूछो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, वो बोलेगा एक दिन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, सुबह लिया शाम को बेच दिया, उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। एम्फी के डेटा को देखोगे तो कोई भी इन्वेस्टर से पूछो तो 2 to 3 इयर्स को लॉन्ग टर्म माना जाता है। एज पर टैक्सेशन, इक्विटी म्यूचुअल फंड को 1 ईयर को, मोर देन 1 ईयर को इक्विटी टैक्सेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म माना जाता है। हर एक बंदा आपको जो व्यू देता है वो आपको अपने हिसाब से व्यू दे रहा है। आप डिसाइड कीजिए कि टेक्निकली आपका जॉब क्या है। आपका जॉब है फाइनेंशियल प्लानिंग। हम क्लाइंट से, हम फंड मैनेजर इतना डिस्कस करते हैं कंपनीज के बारे में। हमारा ऑब्जेक्टिव क्यों है कंपनीज के बारे में इतना डिस्कस करना? कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कैसे पोर्टफोलियो को बनाना है, वो काम फंड मैनेजर का है। कैसे क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाना है, ऐसे एलोकेशन करना है, वो काम हमारा है। हम अपना काम छोड़ के फंड मैनेजर के जॉब को समझने की बहुत कोशिश करते हैं। ये तो बात हो गई कि मैं एक मोबाइल कंपनी से पूछ रहा हूँ कि अब अंदर टेक्नोलॉजी क्या अंदर होती है, मेरे को वो समझाओ। मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है कि इसके अंदर जो एप्स हैं वो कैसे यूज करना है, वो मेरा काम है। एज अ एडवाइजर, एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, क्लाइंट के गोल्स को समझना, क्लाइंट की एसेट एलोकेशन करना, क्लाइंट्स को इक्विटी का मतलब समझाना, क्लाइंट को फिक्स्ड इनकम का मतलब समझाना, क्लाइंट को गोल्ड का मतलब समझाना, क्लाइंट के पोर्टफोलियो के साथ क्लाइंट के बिहेवियर को मैनेज करना, क्लाइंट को राइट एक्सपेक्टेशन दिखाना, क्लाइंट को डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बताना और डाइवर्सिफाई क्यों करना चाहिए मतलब बताना, क्लाइंट को यह बताना कि वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और टैक्सेशन क्या होते हैं वो बताना, क्लाइंट को यह बताना कि लंबे दौर पे से पैसे बनते हैं और नॉइज से दूर क्यों रहना चाहिए, क्लाइंट को यह बताना कि हमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। ये काम है हमारे एडवाइजर का और इस तरीके से हम अल्फा जनरेट करेंगे। हम चले जाते हैं फंड मैनेजर के पास पूछने के लिए, सर क्या लग रहा है मार्केट अगले 2 महीने में क्या होगा। ऐसा सवाल पूछोगे तो आपको फिर वैसा ही आंसर मिलेगा और उस तरीके से आप फिर क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाओगे, फिर आप वो गलतियां करते रहोगे। थैंक यू अमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम तपारिया जी। कंजर्वेटिव कंज्यूमर को कैसे इक्विटी समझाएं? अगर आप किसी को लॉजिक समझाओगे ना तो वो अपने आप खुद से बोलेगा मुझे थोड़ा बहुत डालना है। देखो, आप किसी को ना रिस्क 2 तरीके से समझा सकते हो। ओके, जैसे मैं आपको सिंपल तरीके से पूछता हूँ। पूजा, सॉरी, योर नेम इज, फॉरगॉट योर नेम। शिवानी सर। शिवानी, हाय शिवानी। आप किसी को ना रिस्क किस तरीके से समझाते हो वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि एक लेडी है जिनका छोटा बच्चा है, समझो 5 साल का, और वो साइकिलिंग में अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहती बिकॉज वो साइकिल से गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी, या बिकॉज उसको रिस्क दिखाई दे रहा है। बट ये भी रिस्क है, अगर उसको नई साइकिलिंग सिखाते तो वो कभी लाइफ में साइकिल नहीं सीख पाएगा, तो वो एक बड़ा रिस्क है।
रिस्क को आप देखते किस तरीके से हो? क्या मार्केट को उतार चढ़ाव को आप रिस्क मानते हो, या फिर आप जब 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाओगे और उस समय 20-30 साल के लिए आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं होगा, उस समय आपके पास पैसा नहीं होगा, उसको आप रिस्क मानते हो? सो क्लाइंट को समझाना कि रिस्क का मतलब क्या होता है, क्यों रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है काफी बार। ओके, रिस्क को कभी भी, ये बात हमेशा याद रखिए, रिस्क को आप कभी भी आप ना उसको आप जीरो नहीं कर सकते, रिस्क को आप पोस्टपोन कर सकते हो। जैसे मैं आज हूं 40 साल का, मैं रिस्क आज ले सकता हूं, बट मैं अगर आज रिस्क नहीं लूंगा ना तो ये रिस्क पोस्टपोन हो जाएगा 60 साल की उम्र में। क्यों पोस्टपोन हो जाएगा? बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास कॉर्पस कम होगा, तो मेरे पास सबसे बड़ा रिस्क होगा कि पैसे ही नहीं है अभी। सो रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट्स को समझाना रिस्क का मतलब क्या होता है और किस तरीके से रिस्क लेना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये समझाना कि स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है। जब आप क्लाइंट को पूछते हो, फॉर एग्जांपल क्लाइंट बोलता है कि मैं रिलायंस इंडस्ट्री में ही काम करता हूं, या क्लाइंट कहता है कि मैं सीमेंस में काम करता हूं, या क्लाइंट कहता है कि मैं समझो एक कंपनी है हिंदुस्तान लेवर या कोई भी कंपनी में काम करता हूं, तो उसको समझाइए, या सन फार्मा में काम करता हूं, तो दिखाइए सर कैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस 20 सालों में बढ़ता है, दिखाओ उसको जर्नी, समझ आएगा उसको कैसे कंपनियां लंबे दौर पे अच्छी करती हैं। तो उसको समझाइए सर कैसे आप कंपनी में काम करते हो और आप मेहनत करते हो और कंपनी मुनाफा करती है, कैसे आप भी एक बिजनेसमैन बन सकते हो जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मुझसे कोई पूछता है ना कि आप सर्विस करते हो या बिजनेस, मैं बोलता हूं मैं बिजनेस करता हूं, तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे, मैंने आपको देखा है कंपनी में जाते हुए काम करते हुए। मैंने बोला मैं पैसा भले कंपनी से कमाता हूं बट इन्वेस्ट कंपनियों में करता हूं, तो टेक्निकली मैं एचडीएफसी का शेयर होल्डर हूं, आईसीआईसीआई का शेयर होल्डर हूं, तो मैं उन कंपनी का मालिक हूं, तो जब कंपनी अच्छा करेंगी तो मेरा पैसा भी बनता है लंबे दौर पे, सो आई बिकम अ बिजनेसमैन। सो क्लाइंट को किस तरीके से आप रिस्क समझाते हो इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स। शुक्रिया अमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अंकित। Being into the distribution business, this is too important to meet the client on regular basis. In the meeting, client asks, what is your view on market? Should I book my profit or not? I need money. I want to redeem. What reply we should give to the client? And one more question is also like, should I invest on this market because market is all time high? ओके, पहला चीज कि क्लाइंट मुझे बोलता है मुझे प्रॉफिट बुक करना है, आपके ऊपर चॉइस है। मैं कहूंगा पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए, बुक मत कीजिए, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। मैं सब क्लाइंट्स को जानता हूं, मेजॉरिटी क्लाइंट्स को जो 26,000 में जिन्होंने पैसा निकाल लिया है, 27,000, 28,000, 30,000 मार्केट पैसा निकाल लिया है, और आज मार्केट बढ़ गई है तो वापस आज डिसअपॉइंटेड बैठे हैं कि क्यों निकाल दिया पैसा। ओके, यस, मार्केट थोड़ी ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी, रिस्क है। अगर आज के लेवल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको कहूंगा प्रेफरेबली डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इसमें 40% इक्विटी है, 30% जो 25% आर्बिट्राज लेते हैं टू गिव यू इक्विटी टैक्सेशन, बाकी डेट है। तो आज की मार्केट में मैं कहूंगा डायनामिक एसेट एलोकेशन जैसे फंड बहुत अच्छे रहेंगे। एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। आपके पास अगर लमसम पैसा है तो उसको एसटीपी में डालिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में डालिए। बट अगर क्लाइंट मार्केट को जानता है और पिछले 10-15 साल से है मार्केट में, तो मैटर नहीं करता। जैसे अगर मुझे मेरी कंपनी मुझे बोनस देती है फेब के महीने में, बट मेरी कंपनी अगर मुझे आज बोनस दे देती है तो मैं सारा का सारा पैसा इक्विटी मार्केट में लगा दूंगा, बिकॉज मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं पिछले 15 साल से मार्केट में हूं, मेरा होराइजन 25 साल के बाद है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता आज मार्केट किस लेवल पे है। बट यस, अगर कोई क्लाइंट को नॉलेज कम है और थोड़े साल से ही मार्केट में, तो मैं कहूंगा उसको पैसा एसटीपी में डालिए या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में इस लेवल पे डालिए उनका पैसा। शुक्रिया अमित जी। One of our participant wants to talk to you. Yeah. Mr. Adarsh ji. Yeah. Adarsh ji, can you hear us? Yeah, hi Amit. Hi Adarsh.
Sorry, actually ये जो question मैंने put up किया, I just wanted an answer. What you stated was, a bit off the track, I think. See, basically होता क्या है कि फंड मैनेजर्स कभी भी इस बारे में या एएमसीज कोई बात नहीं करते कि ये टाइम इन्वेस्टमेंट का सुटेबल नहीं है इक्विटीज में, ओके, या ओवरऑल मार्केट्स में. कभी किसी ने नहीं सुना होगा. वी ऑलवेज लिसन, ओके, कम एंड इन्वेस्ट. At the most, what the fund managers do, they close their subscription to a scheme for some time. Right. Okay. DSP small cap में भी हुआ था कुछ टाइम पहले. So basically ऐसा क्यों नहीं था? मतलब आपने बताया कि अगर मतलब जो फंड मैनेजर है वो क्या काम कर रहा है वो हमारा झांकने का काम नहीं है. I don't agree with this version of yours, because unless we understand the approach of the fund manager as to what he is doing, हम जो इन्वेस्टर का विजन है उसको मैच ही नहीं कर पाएंगे किसी या फंड मैनेजर के विजन के साथ में. It has happened, I mean, especially with HDFC AMC. 4-5 साल से वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, जबकि दूसरे फंड मैनेजर्स परफॉर्म कर भी रहे हैं, हम देख रहे हैं मार्केट में. वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं. अगर हम उनके अप्रोच को नहीं समझ पाएंगे तो फिर कैसे आगे, आप इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम हमारी चर्चा में इग्नोरेबल होगी. ऐसे शायद मेरा पॉइंट ठीक से नहीं बोला. मेरे कहने का मतलब यही था, इवन आई ऑब्वियसली I represent DSP and I had the training, but what I'm trying to say is that yes, talk to the fund manager, but ask the right questions. Like ask him कि आप पैसा मैनेज कैसे करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल विनीत सांबरे, who is the head of equities, he's written a complete 15-page note कि वो पैसे को मैनेज किस तरीके से करता है. अतुल बोले, who's the fund manager, he's written a 12-page note कि वो अपनी पूरी सोच कि कैसे स्टॉक्स को इन्वेस्ट करते हैं, पूरा सोच लिखा है. What I'm trying to say है कि जब आप कोई फंड में से बात करते हो ना, तो इसके बारे में डिस्कस कीजिए कि आप, अगर मैं आपको सिर्फ पैसा दूं तो आपका स्टाइल क्या इन्वेस्ट करने का. जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अतुल बोले कहता है कि मैं एक क्वालिटी कंपनीज लेता हूं, भले थोड़ी महंगी होंगी मेरे को चलेगा, बट मैं PSU कंपनी से लूंगा, मैं वो कंपनियां लूंगा जो मुझे ग्रोथ लग रही है, क्वालिटी लग रही है, अच्छी मैनेजमेंट है और पैसे को रिस्पेक्ट करती है. जब आप उनका स्टाइल समझ जाओगे, आपको पता है कि कौन सी कंपनीज होंगी, कौन सी कंपनीज नहीं होंगी. शायद उनके स्टाइल के हिसाब से कभी रिलायंस इंडस्ट्री शायद नहीं आएंगी. तो जब उनका स्टाइल पढ़ोगे आपको पता है ये कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं. सो आस्क राइट क्वेश्चंस सो दैट आपको पता है कि आप कौन से फंड मैनेजर या एएमसी को पैसा दे रहे हो. आस्क दोस साइड ऑफ क्वेश्चंस. बट व्हाट आई हैव सीन जनरली, पीपल आस्किंग कि मार्केट क्या लगती है 3 महीने में. दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर प्रैक्टिकली इलॉजिकल एंड इररिलेवेंट, बिकॉज मतलब मार्केट 3 महीने में क्या लगती है दुनिया में प्रैक्टिकली कोई भी नहीं बता सकता. हमारा जॉब, यस, आस्क अ एएमसी इन टर्म्स ऑफ how do you manage the fund. That's first. Now coming to the markets, and I'll give you from my experience, 80% of the time is a good time to invest in markets. Okay, but there are two extremes. कभी कभी market बहुत depressed हो जाती है, like a pendulum, बहुत सस्ती हो जाती है, and there are times when markets become extremely expensive. हमारी इंडिया में markets सस्ती हैं, expensive है. इनफैक्ट दुनिया में कैसे पता चलता है, लोग जनरली 3 इंडिकेटर को देखते हैं. One is price to earning, second is price to book, और third is market cap to GDP. Okay, आज price to earning के हिसाब से market expensive है. क्यों? Because 33 का price to earning है निफ्टी का. But reason क्यों 33 है? Because आपका जो earning है बहुत कम है, जिसकी वजह से P expensive लग रहा है. चलो P को हम फिलहाल रखते हैं साइड में. दूसरा आते हैं price to book. Price to book आज एवरेज, जो हिस्टोरिकल एवरेज है 20 साल का, थोड़ा सा ऊपर है price to book on its averages. ठीक है, so price to book कह रहे हैं market is slightly above fair valuation. थर्ड आते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी. इट इज शोइंग कि हिस्टोरिकल एवरेज जो 75 है आज 80-85 पे है, तो इट इज आल्सो अबव एवरेज. एक और रीजन हो सकता है बिकॉज थोड़ी जीडीपी कम हो गई है. तो इस हिसाब से लोग इन्फर तो ये कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी फेयर वैल्यूएशन के ऊपर है. बट एक पॉइंट यहां मिस ये हो जाता है, जो कहना डिफिकल्ट है, कि पूरे 100 सालों में आज तक विश्व कभी, पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स इतने लो थे. आज पूरे वर्ल्ड में 80% ऑफ द फिक्स्ड इनकम इज ट्रेडिंग बिलो 2%. मतलब पूरे विश्व के 80% फिक्स्ड इनकम 2% के नीचे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं. जब 2% के कम का इंटरेस्ट रेट होता है, तो इस सिनेरियो में मार्केट्स कितने लेवल पे ऊपर जा सकती हैं? बिकॉज 2% इंटरेस्ट रेट पे इक्विटी मार्केट थोड़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो सकती है, बिकॉज उनकी अर्निंग्स जस्टिफाई करती है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो. सो टेक्निकली फ्रॉम अ बबल पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली हम बबल में नहीं है. बबल कब होता है? जब आपके प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, मार्केट कैप टू जीडीपी क्रेजी लेवल्स पे होते हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है और आप अर्निंग के टॉप ऑफ द साइकिल पे होते हो. आज आप अर्निंग के बॉटम ऑफ द साइकिल पे हो प्रैक्टिकली.
So जब एक्सट्रीम्स आते हैं उस टाइम पे इक्विटी से डर के रहना चाहिए, बट मॉडरेट टाइम पे शॉर्ट टर्म में मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, आपका गेस, मेरा गेस या किसी का भी गेस एक बराबर है। ये मेरा कहने का मतलब था। Yeah, that went beyond technical. I mean a bit technical हो गया थोड़ा सा, but my question was really plain. On con calls fund manager state, okay ठीक है, ये टाइम अच्छा है, करना चाहिए, अभी मार्केट आउटलुक ऐसा है वैसा है, ओके, बट कभी भी ये सुनने को नहीं आता है कि अभी मार्केट में जो फ्रेश इन्वेस्टर आ रहा है, आई डोंट मीन टू से कि आप कभी इन्वेस्ट मत करो इक्विटीज में, आई मीन एज यू मेंशन कि 80% टाइम अच्छा होता है, बढ़िया होता है, बट व्हाट अबाउट दिस 20%? व्हेन अ फ्रेश इन्वेस्टर इज कमिंग इनटू द मार्केट, कैन वी होल्ड हिज इन्वेस्टमेंट? आई मीन लाइक पार्किंग इनटू डेट और इनटू सम अदर एसेट क्लास, ठीक है भाई, जब उसके लिए सुटेबल टाइम होगा तो आदर्श जी मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, वो क्वेश्चन ना आप किसी से पूछने के बदले ना आप अपना फ्रेमवर्क खुद बनाइए। मैं आपको एक बहुत ये आपको मैं अपनी तरफ से एक राय दे सकता हूं, किसी के बोलने पे मत भरोसा करिए, बिकॉज उनके रीजंस, इंसेंटिव्स अलग हो सकते हैं। देखो एट द एंड ऑफ द डे आदर्श मैं एक सिंपल बात बोलूंगा, क्लाइंट्स किसके हैं, आपके हैं या मेरे हैं? ऑब्वियसली मेरे हैं। सो दैट मींस कि फंड मैनेजर अगर कह रहे हैं कि मतलब ये मैं आपको एक तरीके से, सिंस ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपको ट्रेनिंग के पॉइंट से आंसर दूंगा। आपके क्लाइंट्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपका अपना फ्रेमवर्क होना चाहिए कि आप फंड मैनेजर को इसलिए पैसा दीजिए बिकॉज आपका पैसा ठीक से मैनेज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग अल्फा, और आप उन फंड मैनेजर को दीजिए जिनको, और उन एएमसीज को दीजिए जिन पर आप विश्वास करते हो। बट क्लाइंट्स का पैसा किस तरीके से लगाना है, क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए, क्या मार्केट्स एक्सपेंसिव है, चीप है या फेयरली वैल्यूड है, वो कॉल मैं आपको कहूंगा आदर्श जी वो आप अपने पास रखिए, rather than asking somebody. I'm sure आदर्श जी आप भी काफी टाइम से मार्केट में हो, आपको एक अंदाजा मिल जाता है मार्केट एक्सपेंसिव है, फेयर वैल्यूड है या चीप है। वो कॉल आप खुद डिसाइड कीजिए, rather than being on the mercy of somebody else जिसके इंसेंटिव्स क्या है मैं उस पर घुसना नहीं चाहता। I would give you this advice. शुक्रिया अमित जी। We can take all questions offline and get to partners through their central relationship managers. Well, thank you so much, Mr. Amit, for joining in, and we are grateful for the time and effort you took to share your thoughts and experience with our participants. We look forward to more such events with you. Thank you. Thank you everyone. Thank you all the investors. Thank you. धन्यवाद मुनीश जी, हमारी आज के इवेंट का हिस्सा बनने के लिए और Q&A कंडक्ट करने के लिए। वेल, आज के इवेंट में इतना ही। सभी पार्टिसिपेंट्स का इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।